नमस्कार। दृष्टि आईएएस में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वैभव शिवखरे। दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक जो बच्चों के बीच में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है और इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ठीक से नहीं होती है। दोस्तों, टॉपिक है मध्य प्रदेश की जलवायु। ठीक, वैसे तो आप इंडियन ज्योग्राफी में भारत की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जलवायु से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम में। आपको पता है कि मैं आपके सामने रेगुलर कुछ कुछ वीडियोस लेके आ रहा हूं एमपी ज्योग्राफी के, ताकि प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा में जलवायु वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी सुन लीजिए जरा। तो प्रीलिम्स एग्जाम में यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि मध्य प्रदेश में तापमान, औसत तापमान मध्य प्रदेश का कितना है। तो बहुत बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, 21 डिग्री सेल्सियस। मध्य प्रदेश के किस महीने में सबसे अधिक तापमान होता है? तो मई के महीने में तापमान सबसे अधिक है। तापांतर किस महीने में सबसे ज्यादा होता है? तो तापांतर सबसे ज्यादा होता है वार्षिक दैनिक तापांतर किस मंथ में सबसे ज्यादा होता है? तो वो मार्च का महीना है। या मध्य प्रदेश में कितनी अलग अलग ऋतुएं हैं? तो बेसिकली इन्होंने सिलेबस में केवल इतना लिखा है प्रीलिम्स में, ऋतुएं, तापमान और वर्षा। ऋतुएं, तापमान और वर्षा। ठीक है, लेकिन इसके पहले ये जो शब्द लिखा हुआ है जलवायु, ये अपने आप में एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, और इस ब्रॉड टर्मिनोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी होती है। लेकिन चूंकि अभी प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूं, तो मैं उन बातों पर चर्चा करूंगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, एक तो ऋतुएं, इससे हम क्वेश्चन करेंगे या इसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि 3 ऋतुएं हमें देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में। ग्रीष्म ऋतु को बोलते हैं युनाला, शीत ऋतु को बोलते हैं सियाला और वर्षा ऋतु को बोलते हैं चौमासा। ठीक है, और उसके बाद तापमान, टेम्परेचर की पूरे एमपी का औसत टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है। फिर किस जिले में सबसे ज्यादा तापमान जैसे अभी तक दर्ज किया गया? तो आपको पता है कि जो वैसे तो अभी तक गंज बासौदा में हाईएस्ट टेम्परेचर था, लेकिन रिसेंटली खजुराहो में 49.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज हुआ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर इसके अलावा तापमान, सबसे कम तापमान जैसे कहाँ है? तो सबसे कम तापमान है शिवपुरी में। विंटर सीजन में सबसे कम तापमान शिवपुरी में देखने को मिलता है। फिर रेनफॉल की अगर हम बात करें तो रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल तो पूरे मध्य प्रदेश की, पूरे एमपी की एवरेज रेनफॉल 112 सेंटीमीटर है। और रेनफॉल आपको पता है कि साउथ वेस्ट जो मॉनसून है, उस साउथ वेस्ट मॉनसून से, मॉनसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा से वर्षा प्राप्त होती है ना। साउथ वेस्ट मॉनसून में बे ऑफ बंगाल ब्रांच, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा मध्य प्रदेश में प्राप्त होती है। किससे कम होती, किससे ज्यादा होती है, इस पर हम अभी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो ऋतुएं, तापमान और वर्षा। लेकिन इसके पहले एक शब्द लिखा हुआ है कि जलवायु। तो अगर आप देखें, बारीकी से देखें, तो मध्य प्रदेश की जो लोकेशन है उससे आपको आइडिया लगेगा कि मध्य प्रदेश बेसिकली जहां पर सिचुएटेड है। ठीक, पहले तो आप जरा देख लें कि भारत की एक बार लोकेशन देख लें तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। ये है इंडिया, ठीक, और ये है भारत, है ना। अब भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मध्य प्रदेश कहां है? एकदम मध्य प्रदेश भारत में बीचों बीच है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा है, वो मध्य प्रदेश को 2 लगभग बराबर भागों में बांट रही है। ठीक, और आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास वाला जितना भी क्षेत्र है, 0 डिग्री टू 23.5 डिग्री के बीच का जो पूरा क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना। और कर्क रेखा के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम कह देते हैं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर आप अक्षांशीय स्थिति देखेंगे तो मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति शुरू हो रही है नीचे यहां पर दक्षिण में 21 डिग्री 6 मिनट, 21 डिग्री 6 मिनट से लेके मध्य प्रदेश फैला हुआ है 26 डिग्री 30 मिनट तक। तो 21/6 से लेके 23.5 तक तो ट्रॉपिकल ही हो गया। अगर आप डिवीजन देखें, एग्जैक्ट डिवीजन देखें, तो क्या बताता है डिवीजन? 0 डिग्री यानी लाइन ऑफ इक्वेटर से, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री कर्क रेखा तक के बीच का जो क्षेत्र है ना, उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल रीजन। ठीक, 23.5 डिग्री से ऊपर वाला जो क्षेत्र है 45 डिग्री तक का, उसको कह देते हैं सब ट्रॉपिकल, उपोष्णकटिबंध, क्योंकि ना तो वहां बहुत ज्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज्यादा ठंड है। फिर 45 के ऊपर वाला जो 66.5, 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल तक, 45 डिग्री से आर्कटिक सर्कल तक के बीच का जो क्षेत्र है उसको कह देते हैं हम शीतोष्ण कटिबंध, है ना। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को समझने से पहले आप ये देख लें कि ये भारत है, और भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु।
और भारत में मध्य प्रदेश लोकेटेड है, यहां बीच में सेंटर में मध्य प्रदेश लोकेटेड है। और यहीं पर आप देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा, एमपी का मैप को देखकर मध्य प्रदेश का मानचित्र देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि कर्क रेखा यहां बीचों बीच गुजर रही है, और कर्क रेखा वाले जोन को 0 डिग्री से जो कर्क रेखा का जो जोन होता है उसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, उसके ऊपर वाला उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में तापमान जो कि अधिक है, मध्य प्रदेश में वर्षा भी मानसून से ही होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, इसलिए हम पूरे मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। हाँ, मालवा के पठार की जब चर्चा होती है, मालवा प्लेटू का जब डिस्कशन होता है, मालवा प्लेटू पर जब बात हो रही होती है, तब हम मालवा प्लेटू के कंटेक्स्ट में इस चीज को जरूर देखते हैं कि यहाँ की जो जलवायु है मालवा प्लेटू की, ये समशीतोष्ण है या उपोष्ण है, क्योंकि मालवा प्लेटू में आपको तापांतर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता। तो ओवरऑल आपसे कोई पूछे कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो आप बताएंगे सर पूरे एमपी की जलवायु है उष्णकटिबंधीय। यहां लिख देता हूं मैं, आपसे कोई पूछे मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो आप बताएंगे सर मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है ना। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, ट्रॉपिकल मानसून, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। और मानसूनी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, इस दक्षिण पश्चिम मानसून से ही, ध्यान से सुनिएगा, इस दक्षिण पश्चिम मानसून से ही मध्य प्रदेश में होती है वर्षा, ठीक। दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं हैं, एक है अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा, है ना। तो इन्हीं दोनों शाखाओं से साउथ वेस्ट मानसून, यानी आपको पता है कि वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु के ठीक पश्चात वर्षा ऋतु में मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा इससे होती है। कई बार यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से ज्यादा वर्षा, दक्षिण पश्चिम मानसून में अरब सागर से ज्यादा वर्षा है बंगाल की खाड़ी से, तो आप बताएंगे सर बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा अधिक है। अभी क्यों अधिक है, मैप के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप इस मैप को जरा एक बार फिर से देखें, ऑब्जर्व करें, तो ये देखिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। मानसून, मानसूनी जलवायु, मानसून का मतलब रेनफॉल की बात हो रही है। मौसम शब्द सुना है आपने, है ना। मौसम शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से निकला हुआ, जिसका मतलब होता है ऋतुओं में परिवर्तन, पवन की दिशा में परिवर्तन के अनुसार ऋतुओं में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। तो इधर वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ना, ये देख रहे हैं ना, 23.5 से मैंने आपसे कहा 45 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ये भी कुछ किताबों में लिखा मिल जाए तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। ओवरऑल लेकिन क्लाइमेट कैसा है मध्य प्रदेश का, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में एक तो अक्षांशीय स्थिति, जैसे आप अक्षांश में ऊपर जाएंगे जलवायु में परिवर्तन आएगा, टेम्परेचर कम होगा। भू आबद्धता, अब मध्य प्रदेश की जलवायु जानते हैं कैसी है, महाद्वीपीय जलवायु है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। क्यों, मध्य प्रदेश चारों तरफ से अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश की समुद्र से दूरी अधिक है, मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है या एक लैंडलॉक राज्य है। लैंडलॉक राज्य होने के कारण ही मध्य प्रदेश में, ध्यान से सुनिएगा, लैंडलॉक राज्य होने के कारण ही मध्य प्रदेश में आपको विषमकारी जलवायु मिलती है। अब विषमकारी जलवायु का मतलब यह होता है कि शीत ऋतु में बहुत ज्यादा तापमान होगा और ग्रीष्म ऋतु में बहुत, शीत ऋतु में विंटर सीजन में बहुत कम तापमान होगा और ग्रीष्म ऋतु में तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप देख ही रहे हो, जैसे शिवपुरी है, यहाँ विंटर सीजन में तापमान 7, 8, 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और यहीं ग्रीष्म ऋतु में तापमान आप देख लोगे तो 40, 42, 45, 46, छतरपुर खजुराहो में तो 49.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी पहुंच गया। तो ये ऐसा क्यों है, मतलब वार्षिक तापांतर इतना ज्यादा, वार्षिक तापांतर की जो रेंज है वो इतनी बड़ी रेंज क्यों है, वो इसीलिए है रेंज इतनी बड़ी क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप ये देख पा रहे हो कि टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंज है। महाराष्ट्र में, मुंबई में, केरल में, तिरुवनंतपुरम, इस वाला जो पूरा जो रीजन है, यहां पर आपको इतना वेरिएशन नहीं देखने को मिलता जितना आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो विषमकारी जलवायु है,
ठीक है। उसके बाद आपने एक चीज और देखी यहां पर कि उच्चावच भी प्रभावित करते हैं। पवनों का प्रवाह जेट स्ट्रीम है, जैसे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट धारा, ये पश्चिमी विक्षोभ लेके आता है और पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में मध्य प्रदेश में वर्षा होती है, जिसको हम कहते हैं मावठा। पश्चिमी विक्षोभ से मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में जो थोड़ी बहुत मात्रा में वर्षा होती है उसको कहते हैं मावठा। किस वजह से हो रही है वो, तो कौन सी पवन वो वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार है, कहते तो उसको पश्चिमी विक्षोभ है, क्योंकि वो वेस्टर्न डायरेक्शन से आ रहा है, भूमध्य सागर से उठ के वो भारत की ओर आ रहा है। वो है एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। वो क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, लेकिन उस विंड का नाम है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, हिंदी में उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट धारा। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट धारा मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट धारा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम एक प्रकार का वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहलाता है, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस टेम्परेट साइक्लोन है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, जो बेसिकली किससे बनते हैं, वाताग्र से बनते हैं, फ्रंटोजेनेसिस से बनते हैं, जो भारत में आते हैं, शीत ऋतु में वर्षा कराते हैं। और विंटर सीजन में होने वाली इस वर्षा को स्थानीय स्तर पर मध्य प्रदेश में मावठा कहा गया है। ये याद रखिएगा मावठा क्या है, तो आपको क्लैरिटी इस बात की होनी चाहिए, ठीक है ना। समुद्र तल से ऊंचाई का मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक। मैं जिसकी बात कर रहा था अभी आप लोगों से कि मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, आप देखेंगे तो ये है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो भूमध्य सागर से आ रही है, और इसी को कहते हैं हम, ध्यान रखिएगा, ये आपका है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये टेम्परेट साइक्लोन है, ठीक है। और इस टेम्परेट साइक्लोन की वजह से भारत में मध्य प्रदेश में वर्षा होती है, उसको मावठा कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चंबल क्षेत्र में होती है, कहां होती है, दिसंबर जनवरी में 5 से 10% वर्षा होती है, एमपी में 5 से 10% इससे वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, शीतकालीन वर्षा को मावठा कहते हैं, और यह मावठा रबी की फसल के लिए बड़ा उपयोगी है। ये जो मावठा है रबी की फसल के लिए बहुत उपयोगी है। गेहूं का उत्पादन यहां पर होता है मध्य प्रदेश के उत्तरवर्ती हिस्से में, आप देख रहे हैं चंबल क्षेत्र है, ग्वालियर क्षेत्र है, यहां पर आपको वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। चलो, एक तो ये बात हो गई। अब अगर हम मध्य प्रदेश की ऋतुओं की अगर बात कर लें, तो मध्य प्रदेश में हमको दोस्तों 3 ऋतुएं देखने को मिलती हैं। मध्य प्रदेश में ऋतुएं, आइए, तो मध्य प्रदेश में आपको 3 ऋतुएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले बात हो रही है ग्रीष्म ऋतु की। तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का टाइम क्या है? तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का टाइम है मार्च, मिड मार्च से शुरू हो जाती है, मार्च, अप्रैल, मई एंड मिड जून मान लो आप, है ना। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस दौरान मध्य प्रदेश में खूब गर्मी पड़ती है। टेम्परेचर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग रहता है और काफी हाई टेम्परेचर भी जाता है, ठीक है। टेम्परेचर काफी ज्यादा जाता है, इसको ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि इस दौरान जो ग्रीष्म ऋतु यहां पर क्यों है, क्योंकि सूर्य की आभासी स्थिति कैसी होती है, इस समय उत्तरायण हो रही होती है। सूर्य की आभासी स्थिति कैसी है आपको पता है ना, अर्थ सूर्य के चारों ओर, सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। तो अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से अलग अलग सीजन होते हैं, है ना। और ये जो शिफ्ट होता है, अर्थ का जो शिफ्टिंग है अराउंड द सन, ठीक, और इसमें ध्यान रखना है, जब 21 जून को सूर्य की आभासी स्थिति कर्क रेखा पर होती है, तो उस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर टेम्परेचर पीक पर होता है। टेम्परेचर भी बहुत पीक पर होता है और उसी वजह से यहां पर लो प्रेशर धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है, और उसके ठीक बाद आती है आपकी वर्षा ऋतु। लेकिन ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, यूनाला। अब मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाएगा, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु, यूनाला, सियाला और चौमासा, तो गलत मत करके आइएगा, ठीक है। खजुराहो में अभी रिसेंटली मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया है 49 डिग्री सेल्सियस। खजुराहो में मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया है 49 डिग्री सेल्सियस। इसके पहले गंज बासौदा में अधिकतम तापमान था, लेकिन अभी सबसे ज्यादा तापमान कहां है, सबसे ज्यादा तापमान है 49 डिग्री सेल्सियस खजुराहो में। इस बात को भूलिएगा मत, याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, और यहीं पर है नौगांव। शीत ऋतु में वहां पर भी खूब नीचे तापमान चला जाता है। तो ये बात हो रही है ग्रीष्म ऋतु की। सबसे ज्यादा तापमान किस महीने होता है, तो मई का जो महीना होता है ना, ये सबसे ज्यादा गर्म होता है, सबसे
अधिक टेम्परेचर मई के महीने में होता है मध्य प्रदेश में। और जो मार्च का महीना है ना, इस मार्च के महीने में दैनिक तापांतर बहुत, ध्यान रखिएगा, इस मार्च के महीने में सर्वाधिक दैनिक तापांतर, ठीक है। दिन में इतनी प्रचंड गर्मी हो रही है कि आपको फैन और एसी ऑन करना पड़ रहा है, और रात में अचानक से टेम्परेचर गिर रहा है तो आपको जो है एक कंबल या छोटा सा ब्लैंकेट लेना पड़ रहा है और फैन की स्पीड भी कम करनी पड़ रही है मार्च में। तो आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस महीने, दैनिक तापांतर की रेंज किस महीने सबसे ज्यादा होती है? इन द मंथ ऑफ मार्च। वैसे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है मई के महीने में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, तो आप याद रखिएगा। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु समाप्त होती है, मिड ऑफ जून से मध्य प्रदेश में आती है दोस्तों वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु मध्य प्रदेश में कैसे आती है? तो वर्षा ऋतु मध्य प्रदेश में आती है किस प्रकार से, वो भी बता देता हूं आपको, ये भी सुन लीजिए। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु की, एमपी में वर्षा ऋतु, ठीक। आपको पता था कि अभी वैसे ऑलरेडी सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, ठीक। तो ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से अब क्रिएट हो गया है निम्न वायुदाब का क्षेत्र, लो प्रेशर। और इस लो प्रेशर की वजह से, देखिएगा इस मैप के माध्यम से हम इसको समझते हैं। ठीक है, ये रीजन है। अब मध्य प्रदेश में भी इस दौरान तापमान कम है ना, मध्य प्रदेश में भी इस दौरान तापमान सॉरी अधिक है। तो तापमान ज्यादा होने की वजह से अभी होगा क्या, ये तापमान ज्यादा हो गया, लो प्रेशर हो गया। अब इस स्थिति को हम कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। अब साउथ वेस्ट मॉनसून ही क्यों कहते हैं, ये इंडियन ज्योग्राफी में मैं आपको कभी पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा कि बेसिकली ये है प्रायद्वीपीय भारत, ठीक। और इस प्रायद्वीपीय भारत में विषुवत रेखा को पार जैसे ही करती हैं पवनें, तो इनकी दिशा में परिवर्तन होता है, और इनकी दिशा में परिवर्तन होता है तो अब इनकी दिशा हो जाती है साउथ वेस्ट, ठीक है। अब इनकी दिशा क्या हो जाती है, साउथ वेस्ट। पहले क्या डायरेक्शन थी, पहले थी साउथ ईस्ट, लेकिन आपको पता है फेरल के नियम के अनुसार जैसे ही आप कर उत्तरी ध्रुव में पहुंचते, उत्तरी गोलार्ध में जब पहुंचते हैं, पवनों की दिशा राइट साइड हो जाती है ना, राइट साइड, क्लॉकवाइज, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज हो गई, राइट साइड हो गई, तो इसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट। अब चूंकि ये साउथ वेस्ट मॉनसून, जो साउथ वेस्ट मॉनसूनी जो पवने हैं दोस्तों, ये पवने बेसिकली इंडियन ओशन से, हिंद महासागर से, इंडियन ओशन हिंद महासागर से नमी एकत्रित करती हैं, और ये नमी एकत्रित करते हुए भारत में प्रवेश करती हैं। तो जो यहां से प्रवेश करती हैं इसको तो हम कहते हैं अरब सागर की शाखा, और जो पवनें यहां से प्रवेश करती हैं भारत में, इसको हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो एक तरफ है अरेबियन सी ब्रांच, एक तरफ है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। मध्य प्रदेश में ध्यान रखिएगा, ये जो रेंज आपको दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में, तुम देख रहे हो ये है विंध्यन माउंटेन, ये देख रहे हैं, ये विंध्यन माउंटेन है, और ये है तुम्हारी इधर ये सतपुड़ा माउंटेन। विंध्यन और सतपुड़ा माउंटेन के बीच में से अरब सागर की शाखा प्रवेश करती है, ये अरेबियन सी ब्रांच यहां पर ये पहुंची, ठीक। और अरेबियन सी ब्रांच चूंकि विंध्यन माउंटेन्स के पैरेलल ट्रैवल कर रही है, आप समझ रहे हो ना। अरेबियन सी, भाई नमी युक्त पवनें वर्षा कब कराती हैं, जब बीच में कोई ऑब्स्टिकल आता है। नमी युक्त पवनें, मॉइस्चर जिन पवनों में है, मॉइस्चर तो है इनमें, बंगाल की खाड़ी से उठ के आ रही है, सॉरी अरब सागर से उठ के आ रही है, मॉइस्चर तो है, लेकिन ये रेनफॉल कब कराएंगे, बारिश कब कराएंगे, ये बारिश तब कराएंगे जब किसी बीच में कोई हर्डल आएगा, ऑब्स्टिकल आएगा, पर्वत से टकराएंगी, पर्वत से टकरा के ऊपर जाएंगी, इनमें संघनन होगा और बारिश करा देंगे। लेकिन चूंकि ये विंध्यन के पैरेलल ट्रैवल कर रही है, और सतपुड़ा के पैरेलल, ये देख रहे हैं आप, ये जो विंड्स हैं ये विंध्यन और सतपुड़ा के पैरेलल में ट्रैवल कर रही है। इसकी वजह से अरब सागर की शाखा मध्य प्रदेश के बहुत सारे आगे हिस्से तक तो जाती है। मतलब आप देखो यहां से एंटर कर रही है,
इधर अलीराजपुर झाबुआ वाले क्षेत्र से अंदर एंटर हुई और पूरे जो मध्यवर्ती जो मध्य प्रदेश है ना, कर्क रेखा के ऑलमोस्ट दक्षिण वाला जो पूरा मध्य प्रदेश है, यहां पर ये ब्रांचेस पहुंची तो, लेकिन बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं करा पाई। क्यों? क्योंकि इसके पैरेलल है। फिर थोड़ा बहुत जब यहां पर जाकर टकराई इधर कैमूर रेंज से, तो इसने इस वाले रीजन में थोड़ा बहुत रेनफॉल कराना शुरू किया। वहीं इसके विपरीत आप दूसरी जब ब्रांच देखते हो, इसके विपरीत जब आप दूसरी ब्रांच देखते हो, आई मीन ये वाला जो आप देखते हो अरब सागर की जो शाखा है, अरब सागर की शाखा जब यहां पर, सॉरी बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है और ये अरब सागर की शाखा है। इसके विपरीत जब बंगाल की खाड़ी की शाखा यहां से मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, इन जिलों से नर्मदापुरम, सिवनी, झाबुआ, बालाघाट से जब प्रवेश करती है, छिंदवाड़ा से प्रवेश करती है, तो यहां आते ही उसको सतपुड़ा माउंटेन्स की हिल्स मिल जाती हैं, और सतपुड़ा माउंटेन्स की हिल मिल जाती है तो यहां पर आप देखते हो खूब बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। इस रीजन में आप देखते हैं तो यहां पर आपको बारिश पर्याप्त मात्रा में देखने को ये मिलती है। यहां पर खूब रेनफॉल होता है। ठीक, तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, ये मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। और सर्वाधिक वर्षा किससे प्राप्त करता है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से। जो अरब सागर की शाखा है वो मध्य प्रदेश के अधिक हिस्से में प्रवाहित है ना, काफी बड़े हिस्से में आगे ज्यादा प्रवाहित हो रही है, लेकिन इससे वर्षा कम हो रही है। वर्षा ज्यादा किससे हो रही है? तो बंगाल की खाड़ी से वर्षा ज्यादा हो रही है। समझ पा रहे हैं बात क्या? बे ऑफ बंगाल ब्रांच से वर्षा ज्यादा हो रही है। लेकिन ध्यान रखना, इंडिया के कंटेक्स्ट में, भारत के कंटेक्स्ट में, भारत के कंटेक्स्ट में अरब सागर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है बंगाल की खाड़ी की तुलना। भारत के कंटेक्स्ट में अरब सागर से वर्षा की मात्रा ज्यादा है, बंगाल की खाड़ी से कम है। अरब सागर से 65% के आसपास अरब सागर की शाखा बारिश कराती है, बंगाल की खाड़ी 35% के आसपास बारिश कराती है। मात्रा का परसेंटेज ये है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जो हिस्सा है, साउथ ईस्ट रीजन है, वो सबसे ज्यादा बारिश रिसीव करता है। और यहीं पर तो देखोगे तुम तो बालाघाट है, बालाघाट। ठीक, बालाघाट मध्य प्रदेश में हाईएस्ट रेनफॉल वाला जिला है ना, सर्वाधिक वर्षा वाला, ये बालाघाट सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। समझ रहे हैं बात? लेकिन अब देखोगे जो ये निमाड़ जो क्षेत्र है, ये दोस्तों ये जो निमाड़ क्षेत्र है, ये निमाड़, यहां पर बारिश कम है, यहां पर वर्षा कम। अब यहां पर वर्षा कम क्यों है? निमाड़ क्षेत्र में वर्षा कम क्यों है? क्योंकि ये सतपुड़ा पर्वत का वृष्टि छाया क्षेत्र है। ये सतपुड़ा पर्वत का ये कौन सा क्षेत्र है? ये वृष्टि छाया क्षेत्र है, इसलिए यहां पर बारिश कम हो रही है। ठीक है, और यही शाखाएं आगे इधर फर्दर जाती हैं, तो ये अरब सागर बंगाल की खाड़ी की शाखा तो इस रीजन में भी रेनफॉल कराती है। ठीक, तो एक इससे दोस्तों कंक्लूजन निकल के आया। कंक्लूजन ये निकला, मैं आपको यहां पर समराइज करूं अगर इस बात को, तो कंक्लूजन ये निकला कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बालाघाट है। ठीक, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला क्या है? बालाघाट है। और अगर आपसे पूछें कि सब सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे वर्षा वाला क्षेत्र, आप बताएंगे पचमढ़ी है। पचमढ़ी 212 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल है। कुछ किताबों में पहले 199 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ था, लेकिन अभी अपडेटेड सोर्सेस से पता चला कि 212 सेंटीमीटर की, मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर 212 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र 212 सेंटीमीटर है। ठीक, पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का जड़ी बूटी बैंक, मध्य प्रदेश का कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक, द ओनली हिल स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश इज पचमढ़ी। दूसरा इधर आप देखेंगे तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को आप बहुत अच्छे सुनिएगा कि एमपी की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? औसत एमपी की, आपसे कोई पूछे कि औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये पूछा गया एक बार कि मध्य प्रदेश में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि मध्य प्रदेश में अगर आप दक्षिण हिस्से से पूर्वी हिस्से की तरफ जा रहे हैं,
मध्य प्रदेश में अगर आप दक्षिण हिस्से से उत्तरी हिस्से की तरफ जा रहे हैं तो वर्षा की मात्रा क्या होती है, घटती है। तो ध्यान रखना है, एमपी में अगर आप दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं, दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं अगर आप, तो वर्षा कम, वर्षा क्या होगी, कम होगी। मध्य प्रदेश में अगर आप पूर्व से या पश्चिम से, सॉरी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो वर्षा बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए नर्मदापुरम से अगर आप शिवपुरी जा रहे हैं तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल क्या होगा, अमाउंट ऑफ रेनफॉल घटेगा। अगर आप अलीराजपुर से सिवनी की तरफ जा रहे हैं, अलीराजपुर से सिवनी की तरफ जा रहे हैं तो वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी, वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। इसको याद रखना, भूलना नहीं है। सेम ऐसे टेम्परेचर के बारे में भी है। अगर आप मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में अगर आप दक्षिण से उत्तर की तरफ जाए तो भी यहां पर इस रीजन में आपको टेम्परेचर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। समुद्र से यह हिस्सा और अधिक दूर है तो यहां पर ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक दर्ज होता है। खजुराहो उसका एक एग्जाम्पल है, 49.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ टेम्परेचर। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु के बाद अगली ऋतु आती है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं शीत ऋतु, विंटर सीजन। विंटर सीजन की शुरुआत होती है ऑलमोस्ट मिड ऑफ नवंबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। मिड नवंबर से विंटर सीजन शुरू हो जाता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर दिवाली, है ना, के बाद से विंटर सीजन थोड़ा बहुत स्टार्ट होता है। और इस विंटर सीजन को स्थानीय भाषा में कहते हैं सियाला। पूरे मध्य प्रदेश में कौन सा ऐसा जिला है जहां विंटर सीजन में सबसे कम तापमान दर्ज होता है, तो वो है मिनिमम टेम्परेचर वाला जिला है शिवपुरी। ठीक है, सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो भिंड डिस्ट्रिक्ट का है गोहद क्षेत्र। भिंड डिस्ट्रिक्ट का गोहद क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो सूर्य की स्थिति, आभासी स्थिति यहां पर कैसी होती है इस समय, दक्षिणायन, मकर रेखा पर चमक रहा होता है सूर्य 21 दिसंबर में। ठीक है, तो उस दौरान यहां पर क्या होता है 22 दिसंबर को, तो मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में उस दौरान कैसी ऋतु है, शीत ऋतु। ठीक, लेकिन एक चीज याद रखना है, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के बीच में एक और सीजन है। हालांकि उसको बोलते शरद ऋतु है, लेकिन इस शरद ऋतु को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु भी कहा जाता है। शरद ऋतु तो है ही है, लेकिन शरद ऋतु के साथ साथ मध्य प्रदेश में एक सेकंड समर सीजन फिर से आता है। समर सीजन, रेनफॉल सीजन, और अगेन विंटर सीजन के पहले अगेन सेकंड समर सीजन। अभी सेकंड समर सीजन क्या है, देखो सुनो जरा ध्यान से। वर्षा ऋतु के महीनों के दौरान जो हमारा आकाश है वो बादलों से ढका हुआ होता है। ठीक, क्योंकि नमी युक्त हवाएं ऊपर की ओर जाती हैं, संघनन होता है तो बादल बनते हैं, बादल बनते हैं, संघनन होता है और बारिश हो जाती है। नंबर एक बात। लेकिन होता क्या है दोस्तों, आप ये बात जरूर ध्यान से समझ लीजिए, वर्षा ऋतु में तो जो आकाश है वो बादलों से ढका हुआ है, इसलिए सूर्य की किरणें बराबर नीचे नहीं आ पा रही हैं। लेकिन जैसे ही भारत से मानसून लौटना शुरू करता है सितंबर के पहले सप्ताह में, तो बादलों का जो आकाश था, जो जहां पर बादल थे, क्लाउड्स धीरे धीरे साफ होते हैं, क्लियर स्काई आना शुरू होता है। अब क्लियर स्काई होगा, बादल जब हटेंगे तो सूर्य का प्रकाश पुनः बिना किसी बाधा के अधिक इंटेंसिटी के साथ नीचे आएगा, और यह महीना होता है सितंबर अक्टूबर का महीना। तो आप महसूस करते हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में एक बार फिर से आपको क्लाइमेट में, एक बार आपको एटमॉस्फेयर में आपको हीट ज्यादा महसूस होती है। क्यों? क्योंकि अब जो स्काई थे, जिसमें पहले जो क्लाउड्स थे, अब वो क्लाउड्स नहीं है, क्लियर स्काई है, तो आसानी से सूर्य की किरणें नीचे आ रही हैं, इंटेंसिटी फिर से ज्यादा महसूस हो रही है सूर्य तप की, इसलिए तापमान बढ़ता हुआ दिखाई देता है सितंबर अक्टूबर के महीने में। और चूंकि हिंदी कैलेंडर के मुताबिक उस महीने, उस ड्यूरेशन को कार्तिक मास कहा गया है, इसलिए किताबों में लिखा जाता है कार्तिक मास की ऊष्मा, इंग्लिश में बोलते हैं उसको अक्टूबर हीट। तो बेसिकली द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कार्तिक मास की ऊष्मा है, अक्टूबर हीट है, सितंबर और अक्टूबर का महीना है। अक्टूबर के खत्म होते ही मिड नवंबर से विंटर सीजन स्टार्ट होता है, स्थानीय भाषा में उसको हम कहते हैं सियाला। और विंटर सीजन से मध्य प्रदेश में के उत्तरी हिस्से में जो वर्षा प्राप्त होती है, अभी मैंने बताया पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, विंटर सीजन में मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो वर्षा प्राप्त होती है उसको हम दोस्तों मावठा कहते हैं। ये बात भूलिएगा मत, याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
ठीक है, तो शीत ऋतु मैंने आपको बता दिया सबसे ज्यादा टेम्परेचर शीत ऋतु में कहां दर्ज होता है। एक बार जरा हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में वर्षा की परिवर्तनीयता, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बालाघाट। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? भिंड डिस्ट्रिक्ट में गोहद। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बालाघाट, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या है? भिंड डिस्ट्रिक्ट में गोहद। 55 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हो रही। पूरे एमपी का औसत टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है। इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है यहां पर, मध्य प्रदेश में अगर आप पश्चिम से पूर्व दिशा के ट्रैवल करोगे तो वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में अगर आप दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ जाएंगे, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? घटेगी। ये फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इधर आप देखेंगे तो औसत वार्षिक वर्षा हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। देखो सुनो जरा, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है यहां पर मध्य भारत का पठार, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, शिवपुर, ग्वालियर, अशोकनगर, ये वाला क्षेत्र है सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। इसको बोलते हैं निम्न वर्षा क्षेत्र। वर्षा की रेंज है 50 से, औसत वार्षिक वर्षा है 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक, उसके बाद दूसरा मालवा का पठार रीजन देखो तो इसको कहते हैं औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र। यहां पर वर्षा मिलती है 75 से 110 सेंटीमीटर। मतलब मैं आपको बता दूं, ये इधर अलीराजपुर और झाबुआ जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहां पर साल की औसत वार्षिक वर्षा नियर अबाउट 75 टू 80 सेंटीमीटर है। इनफैक्ट इंदौर और उज्जैन में भी रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं है, 80 टू 90 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल है इंदौर उज्जैन डिस्ट्रिक्ट्स की। जैसे आप यहां से थोड़ा सा पूर्व में बढ़ते हो, जैसे सागर तक आप आ जाओ, सागर में आ जाओ आप, अब सागर का कुछ हिस्सा मालवा के पठार में है, सागर का कुछ हिस्सा बुंदेलखंड में। सागर में आते आते वर्षा बढ़ती है। सागर में साल की औसत वार्षिक वर्षा 122 सेंटीमीटर। ठीक, तो औसत वर्षा, औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र है ये। फिर इधर आप देखोगे मध्य प्रदेश का ये वाला क्षेत्र, रीवा पन्ना पठार क्षेत्र, या आप कह सकते हो बघेलखंड क्षेत्र भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, यहां पर औसत वर्षा है 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर। आप रीवा चले जाइए, 100 प्लस सेंटीमीटर के आसपास बारिश हो रही है। मऊगंज चले जाइए, 100 से ज्यादा बारिश हो रही है। सतना में भी बारिश ज्यादा ही हो रही है। इसके अलावा जो चौथा डिवीजन है वो है दोस्तों औसत से अधिक वर्षा। सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, नर्मदापुरम, यहां पर वर्षा, अनूपपुर भी इनफैक्ट यहां पर वर्षा ज्यादा है। औसत से अधिक वर्षा मोर देन 125 सेंटीमीटर। और यहीं पर सिचुएटेड है तुम्हारा पचमढ़ी, जहां पर वर्षा ज्यादा है। तो अब आप देखो इस मैप को जरा ध्यान से देखना। इस मैप में आप साउथ ईस्ट ऑफ एमपी से अगर आप नॉर्थ वेस्ट ऑफ एमपी में जाएंगे तो रेनफॉल घट रहा है। ठीक, साउथ ऑफ एमपी से नॉर्थ ऑफ एमपी में जाएंगे तो रेनफॉल घट रहा है। वेस्ट ऑफ एमपी से ईस्ट ऑफ एमपी में जाएंगे तो रेनफॉल बढ़ रहा है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, साउथ ईस्ट एमपी से नॉर्थ वेस्ट एमपी जाएंगे तो रेनफॉल घट रहा है। या इसका उल्टा कर देते हैं, नॉर्थ वेस्ट एमपी से साउथ ईस्ट एमपी जाते हैं तो रेनफॉल बढ़ रहा है। साउथ से नॉर्थ, ये नॉर्थ, इधर देखिएगा, नॉर्थ से साउथ एमपी आते हैं, रेनफॉल बढ़ रहा है। वेस्ट से ईस्ट एमपी जाते हैं तो रेनफॉल बढ़ रहा है। ये रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है। आपके सिलेबस में लिखा है जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा। तो वर्षा से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो ये मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, निम्न वर्षा, औसत से कम वर्षा, औसत वर्षा और औसत से अधिक वर्षा। 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया और सबकी रेंज ले दी। अब जैसी वर्षा है वैसे ही वनस्पति भी देखने को मिलेगी, वो हम लेकिन किसी दूसरे वीडियो में वनस्पति पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा यहां पर कुछ मैंने डेटा दिया हुआ है ना, ये डेटा आप याद कर लिए। हालांकि ये डेटा ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, साउथ ईस्ट रीजन मध्य प्रदेश का। दक्षिण पश्चिम मानसून से अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश के अधिक क्षेत्र में, मतलब सबसे ज्यादा रीजन ट्रैवल कौन करता है, कौन सी विंड ट्रैवल करती है, तो अरब सागर की शाखा ट्रैवल करती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा ट्रैवल कम करती है, कम क्षेत्र में ट्रैवल करती है, लेकिन अमाउंट ऑफ रेनफॉल इससे ज्यादा हो रहा है बंगाल की खाड़ी की शाखा से, याद रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, एमपी में सर्वाधिक तापमान वाला जिला खजुराहो है। एमपी में न्यूनतम तापमान वाला जिला शीत ऋतु में शिवपुरी है। एमपी में सर्वाधिक तापमान वाला महीना कौन सा है, मई मंथ है। एमपी में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला महीना कौन सा है, तो वो मार्च का महीना है। न्यूनतम तापमान वाला महीना, न्यूनतम तापांतर वाला महीना कौन सा है, दिसंबर। और न्यूनतम, यहां लिख देता हूं, न्यूनतम तापमान
वाला माह कौन सा है? तो जनवरी। जनवरी महीने में सबसे कम, मई महीने में सबसे ज्यादा तापमान। अगर दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा कहां है? तो मार्च में। सबसे कम कहां है दैनिक तापांतर? दिसंबर में। ठीक है। एमपी में न्यूनतम तापमान वाला महीना, अच्छा लिखा हुआ है, सॉरी ये लिखा हुआ है यहां पर, न्यूनतम तापमान वाला महीना जनवरी है। ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है, आपके सिलेबस में नहीं लिखा है लेकिन मुझे बताना चाहिए आप लोगों को कि मध्य प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। देखो, अगर आपने भारत के भूगोल में कोपेन का मॉडल अगर पढ़ा है तो कोपेन ने भारत की जलवायु को 9 भागों में बांटा है। ठीक, 9 अलग अलग भागों में बांटा और उसके लिए उसने अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल किया है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण मॉडल को आधार बनाकर 1991 में मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में, मध्य प्रदेश को 3 जलवायु क्षेत्रों में बांटा। किसने? उन वैज्ञानिकों का नाम है A.R. सुब्रमण्यम और T. श्रीमन नारायण। 1991 में A.R. सुब्रमण्यम और T. श्रीमन नारायण ने कोपेन के जलवायु मॉडल को आधार बनाकर मध्य प्रदेश को कुल 3 जलवायु क्षेत्रों में दोस्तों विभाजित किया। और मध्य प्रदेश को 3 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया, उसका नाम क्या है? तो पहला जो मध्य प्रदेश का सबसे जो उत्तरी हिस्सा है, जहां अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, उसको उसने बोला BSHW, रेनफॉल कम प्राप्त होती है। बीच वाला हिस्सा है शुष्क शीत मानसूनी जलवायु, जो कि वहां पर ड्राई विंटर है और मानसून सीजन से रेनफॉल होती है, CWG। और सबसे दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय सवाना, जो शुष्क और आर्द्र क्षेत्र है। अगर आप इसको आप मैप के थ्रू देखोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। यह है मध्य प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण, कोपेन को बेस मानते हुए श्रीमन नारायण ने डिवीजन किया 1991 में। TR सुब्रमण्यम और AR सुब्रमण्यम और T श्रीमन नारायण ने। अर्धशुष्क स्टेपी, जिसको हम कह रहे हैं BSHW, शुष्क शीत मानसूनी, इसको हम कह रहे हैं CWG और उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क, आर्द्रता भी है, शुष्कता, क्योंकि दक्षिणी हिस्सा विषुवत रेखा के निकट है, ये वाला हिस्सा इक्वेटर के निकट है, तो टेम्परेचर यहां पर गर्मी ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी, है ना। इसलिए इसको डिनोट किया है हमने किससे? AW से। और A का मतलब ये ऑलवेज हॉट, और S का मतलब यहां पर स्टेपी, है ना। H का मतलब है हॉट और W का मतलब है विंटर ड्राई। यहां पर भी W का मतलब क्या है? विंटर सीजन तो ड्राई है मध्य प्रदेश में, आप देख लो विंटर सीजन में नमी नहीं देखने को मिलेगी, ड्राइनेस ही रहती है। ठीक है, आप वैसलीन का इस्तेमाल, मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल उसी सीजन में करते हैं। तो ये 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। अर्धशुष्क स्टेपी BSHW, ये येलो वाला पूरा रीजन, रेनफॉल 50 से 75 सेंटीमीटर, पूरा बुंदेलखंड मध्य भारत का पठार आ रहा है। फिर मध्य प्रदेश का जो मध्यवर्ती हिस्सा शुष्क शीत मानसूनी, शीत ऋतु शुष्क है, मानसून से शीत ऋतु, वर्षा ऋतु में यहां पर रेनफॉल होती है। लंबी अवधि की ग्रीष्म ऋतु के साथ मानसूनी वर्षा और लघु शुष्क शीत ऋतु, ये इसका मतलब है। आप देखोगे तो हमारे लगभग 7 से 8 महीने की ग्रीष्म ऋतु है और लगभग 3 से 4 महीने की शीत ऋतु है। मतलब ग्रीष्म ऋतु में मैं वर्षा ऋतु को भी काउंट कर ले रहा हूं ना। ऐसा तो नहीं है वर्षा ऋतु में हमें बहुत कंबल ओढ़ना पड़ रहा है और AC ऑफ, फैन ऑफ करने पड़ रहे हैं। वर्षा ऋतु में भी रहती तो गर्मी है, क्योंकि तापमान तो अधिक होता है उस दौरान, इनफैक्ट ह्यूमिडिटी भी आ जाती है, तो वो उमस वाली गर्मी होती है, वो और ज्यादा खतरनाक होती है ना। तो वो जो पूरा सीजन है फ्रॉम मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर टिल अक्टूबर, सेकेंड समर तक, ये पूरा लगभग 8 महीने पर्याप्त गर्मी रहती है, तापमान अधिक रहता है। 3-4 महीने की हमें विंटर सीजन महसूस होती है। ठीक, तो यही है CWG। और MP का मेगा थर्मल, ये जो जोन है, ध्यान रखिएगा, इस जोन को मध्य प्रदेश का अधितापीय क्षेत्र MP का मेगा थर्मल जोन कहते हैं, जो कि टेम्परेचर ज्यादा है। क्यों टेम्परेचर ज्यादा है? क्योंकि ये वाला जो जोन विषुवत रेखा के निकट है, और विषुवत रेखा के निकट होने की वजह से यहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में, कोपेन के मॉडल को आधार बनाते हुए मध्य प्रदेश की जलवायु के क्षेत्र कितने हैं? 3 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। लेकिन एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है थॉर्नथ्वेट, एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है दोस्तों थॉर्नथ्वेट। और माय डियर स्टूडेंट्स, थॉर्नथ्वेट ने भी मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल थॉर्नथ्वेट ने भी मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा। एक तो ये हिस्सा देख रहे हो आप, अर्धशुष्क वाला, ये मैजेंटा कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है अर्धशुष्क
50 से 60 सेंटीमीटर, 50, 60, 70 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हो रही है। फिर ये जो आप ऑरेंज वाला रीजन देख रहे हैं, ये कहलाता है शुष्क अल्पार्द्र जलवायु। शुष्क अल्पार्द्र जलवायु। और जो एक्सक्लूसिव यहां ऑरेंज में है, दो पार्ट्स को हमने येलो किया हुआ है, इसको कहते हैं तर अल्पार्द्र जलवायु। तर मतलब यहां पर मॉइस्चर ज्यादा है ना, मॉइस्चर ज्यादा है। नर्मदापुरम, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा जैसे जिलों में जहां पर रेनफॉल ज्यादा है तो मॉइस्चर ज्यादा है, नमी की मात्रा सामान्य से अधिक, इसलिए उसको हम कह रहे हैं तर अल्पार्द्र जलवायु। तो ये तर अल्पार्द्र जलवायु, शुष्क अल्पार्द्र जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु के क्षेत्र हैं। थॉर्नथवेट ने भी 3 भागों में बांटा है, ये याद रखिएगा। और कोपेन ने भी मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आपको पूरा मध्य प्रदेश की जलवायु का पूरा डिटेल बताया। जैसे आप ये देखेंगे तो ये कोपेन ने भारत की जलवायु को ये 9 भागों में बांटा है। थोड़ा सा रफ है, लेकिन फिर भी आप भारत के भूगोल में तो इसको पढ़ ही रहे हैं। तो 9 भागों में भारत के जलवायु क्षेत्र को बांटा गया है, 3 भागों में बांटा है मध्य प्रदेश की जलवायु को, कोपेन के मॉडल को ही आधार बनाते हुए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन देखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप एमपीपीएससी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, जीएस फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इंदौर ब्रांचेस पर आप विजिट करके ऑफलाइन कोर्सेज के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज में 500 प्लस क्लासेस हैं, 2 सालों तक बार बार उसको आप देख सकते हैं, और 2 वर्षों तक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में फ्री मिलती है। ठीक, ऑनलाइन क्लासेस में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एडमिशन उपलब्ध है। डाउनलोड कर लें आप दृष्टि लर्निंग ऐप, जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 8750187501 पर आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आपको इन बैचेस में एडमिशन लेना है। ठीक, तो मध्य प्रदेश की जलवायु को हमने विस्तार से समझा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से एमपी ज्योग्राफी के कुछ और रोचक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, जो आपकी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मेरा टारगेट ये है कि एमपी ज्योग्राफी के उन टॉपिक्स को कवर करूं जो आपको एग्जाम में बेहतर नंबर दिला सकें लास्ट मोमेंट पे आप, और जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर नहीं है तो उसको आप ठीक से देखकर अपनी और क्लैरिटी डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।